वो गुस्से से पाखी की रूम की तरफ चला गया। पाखी जो बेड पर लेट चुकी थी, शोभित के नॉक करने की वजह से एक बार फिर उससे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से उठी और गेट को खोलते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शोभित? शोभित जल्दी से अंदर आया और गेट के अंदर आते हुए बोला, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुमने मेरी अंजलि को मुझसे दूर कर दिया। इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। पाखी ने उसे घूर कर देखा और बोली, शोभित, मुझे ऐसा कुछ भी करने पर मजबूर मत करो जिसे मैं चाह कर भी ना करना चाहती हूँ। अभी के अभी निकल जाओ मेरे कमरे से। शोभित पाखी की तरफ बढ़ते हुए बोला, ऐसे कैसे निकल जाऊँ? अपना बदला तो मुझे लेना ही है। इतना बोल उसने पाखी के बालों को पकड़ा और उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वो उसको ज़बरदस्ती किस करके सज़ा देना चाहता था। इस बार उसे मेंटली नहीं, फिजिकली टॉर्चर करने के लिए आया था, क्योंकि पाखी को मेंटली तोड़ना आसान नहीं था। ये बात शोभित को समझ में आ गई थी। शोभित को पाखी को ये देखकर गुस्सा आ गया। उसने अपना घुटना उठाकर शोभित के टांगों के बीच में मारते हुए कहा, जब तुम मुझे मेंटली परेशान नहीं कर सके तो अब तुम मुझे फिजिकली हर्ट करना चाहते हो। पर याद रखना शोभित, मैं तुम्हें तुम्हारे चालों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे कमज़ोर समझने की गलती भी मत करना। शोभित ने दर्द की वजह से अपनी टांगों के बीच में हाथ लगा लिया और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। पर पाखी ने मौका पाते ही शोभित को बाहर की तरफ धक्का दिया और गेट बंद कर लिया। शोभित लाल आंखों से पाखी के बंद होते गेट को देखता रहा और फिर गुस्से से अपने दर्द के साथ वहाँ से चला गया। पाखी ने भी खुद का गुस्सा शांत किया और आराम से बेड पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। इधर शोभित को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस पूरी रात पाखी को परेशान करने का तरीका ही सोचता रह गया। सुबह से ही गंधर्व पाखी से मिलने के लिए बेकरार था। उसने दीपक को कॉल करके अपने लिए नया सूट लाने के लिए कह दिया। लगभग 1 घंटे बाद दीपक ने उसके रूम में आते हुए कहा, तुम अपनी बारात में नहीं जा रहे हो, एक मीटिंग करने जा रहे हो। घर पर से ही कुछ पहन लो। गंधर्व ने उसे घूर कर देखा और बोला, तो दोस्त है या दुश्मन? दीपक ने खिसियाते हुए कहा, कुछ भी समझ ले, मैं तेरी पागलपंथी में साथ नहीं देना चाहता हूँ। गंधर्व ने मुंह बनाकर कहा, अगर मेरे पास मेरे डिजाइनर का नंबर होता तो तुमसे कभी नहीं कहता। दीपक ने उसे समझाते हुए कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ऐसे बन ठन कर जाओगे तो उसे लगेगा तुम उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, जो तेरे लिए अच्छा नहीं है। गंधर्व दीपक की बात सोचने लगा और बोला, ठीक है, तेरे कहने पे मैं अपने कोई पुराने ही कपड़े पहन लेता हूँ। इतना बोलकर मुंह बनाकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दीपक ने चैन की सांस ली और अपने काम में लग गया। गंधर्व थोड़ी देर बाद रेडी होकर आया तो दीपक ने अपना सिर पीट लिया और बोला, गंधर्व अभी नहीं जाना है, शाम को 4 से मीटिंग है और अभी सिर्फ 11 बज रहे हैं। गंधर्व ने अपना फ़ोन देखा और मुंह बनाकर बोला, तूने जल्दी की मीटिंग क्यों नहीं रखी? मैं देख रहा हूँ तू अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। दीपक ने गंधर्व की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। गंधर्व ने एक बार में ही पूरा ग्लास खत्म कर दिया। दीपक ने ग्लास वापस रखते हुए कहा, देखा बच्चों की तरह करना बंद कर। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हें पहली बार किसी से प्यार हुआ है। गंधर्व ने अपना दांत दिखाकर कहा, तो पहली बार ही तो हुआ है, माना कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ, पर कम भी नहीं लगता। दीपक अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गंधर्व दांत दिखा दिया और अपने कैबिन में जाकर टाइम पास करने लगा। दीपक भी अपना काम देखने लगा। जैसे तैसे गंधर्व ने पूरा दिन निकाला। 3 बजते ही दीपक को कॉल मिला दिया। उसने कहा, दीपक मुझे 1 मिनट लेट नहीं होना, जल्दी से गाड़ी निकालो। दीपक ने अब बहस करना ठीक नहीं समझा और गाड़ी निकालने चला गया। दीपक के साथ ही नीचे की तरफ आ रहा था। गंधर्व दीपक के साथ ही नीचे की तरफ आ गया था। दीपक ने उससे कुछ कहना सही नहीं समझा और गाड़ी निकालने चला गया। दीपक ने जब तक पार्किंग से गाड़ी निकाली तब तक गंधर्व भी वहीं पर आ गया था। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद दोनों होटल प्लाजा में पहुंच चुके थे। पाखी भी उस होटल में आ गई। दोनों ही टाइम के काफ़ी पाबंद थे, इसीलिए दोनों ने एक साथ होटल में एंट्री की थी, पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। पाखी और शिखा बात करते हुए आगे चली गई और वहीं गंधर्व ने दीपक को प्राइवेट रूम के बारे में पता करने का इशारा कर दिया। दीपक ने रिसेप्शन से पूछा,
यहाँ पर पाखी और गंधर्व माथुर के नाम से एक प्राइवेट रूम बुक होगा, क्या आप रूम नंबर बता सकती हैं? उस रिसेप्शनिस्ट ने दीपक को मुस्कुराकर इतना बोलकर उसने एक वेटर को आने का इशारा किया और उसे दीपक की हेल्प करने के लिए बोल दिया। दीपक और गंधर्व उसके पीछे हो गए। इतनी देर में पाखी और शिखा बात करते हुए उस प्राइवेट रूम में जाकर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद में ही गेट नॉक होने की आवाज़ आई तो शिखा उठकर खड़ी हो गई। उसने गंधर्व और दीपक को मुस्कुराकर वेलकम किया और खुद पाखी के पास जाकर खड़ी हो गई। पाखी ने भी गंधर्व को देखा और वो भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई। उसने गंधर्व से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। गंधर्व ने भी बिना एक पल गंवाए जल्दी से पाखी से हाथ मिलाने के लिए आगे आ गया। उसने पाखी से हाथ मिलाया तो उसको एक जाना पहचाना सा एहसास छूकर गुजर चला गया। पाखी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया तो गंधर्व के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ गई। सब अपनी सीट पर बैठ गए। गंधर्व ने तुरंत ही खुद को संभाल लिया और बोला, नाइस टू मीट यू मिस पाखी मल्होत्रा। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं। ये जानकर मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। गंधर्व ने मुस्कुराकर कहा, आप जैसी काबिल बिजनेस वुमेन के साथ कौन काम करना पसंद नहीं करेगा। गंधर्व की बात सुन पाखी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने भरोसा दिखाया है तो ये भरोसा है टूटने नहीं दूंगी। गंधर्व ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, मुझे आप पर हमेशा से ही भरोसा है और ये भी भरोसा है कि आप इस भरोसे को हमेशा कायम रखेंगी। पाखी को गंधर्व की बात सुन कुछ अजीब लगा। उसने अजीब नज़रों से गंधर्व को देखा, पर दीपक ने बीच में बात को संभालते हुए कहा, वो आपको काफ़ी टाइम से बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में बेस्ट देते हुए देख रहे हैं, इसीलिए वो आप पर भरोसा कर रहे हैं। शायद आप उनकी बात को समझ नहीं पाई। दीपक की बात सुन पाखी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, पर गंधर्व को जैसे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी पाखी को ही निहारे जा रहा था। पाखी ने गंधर्व की तरफ देखते हुए कहा, आइए अब हम आपकी पसंद के बारे में बात कर लेते हैं। गंधर्व ने पाखी को निहारते हुए कहा, मेरी पसंद तो आप है। पाखी एकदम से हक्की बक्की सी रह गई। वो आंखें फाड़ कर गंधर्व को देखने लगी तो दीपक ने जल्दी से कहा, उनका मतलब है कि आपको जो भी पसंद होगा वो हमारे बॉस को भी पसंद होगा। काफ़ी टाइम से इन्होंने आपके साथ काम करने के तरीके पर नज़र रखी है, इसीलिए उन्हें आप पर भरोसा है। पाखी को सब कुछ अलग सा तो लग रहा था, पर फिर भी वो मुस्कुरा दी। उसने कहा, ठीक है मिस्टर माथुर, फिर आपको कैसे क्या करवाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे ही करवा दूँगी। हमारे दीवाने गंधर्व ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया तो दीपक ने हल्के से उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, सर क्या मैं इस मीटिंग को ऑपरेट कर सकता हूँ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गंधर्व ने एक नज़र घूर कर दीपक को देखा तो दीपक ने भी बदलने में उसे घूर कर देखा और धीरे से उसके कान में बोला, कहीं ऐसा ना हो मजनू गंधर्व जी, आपकी दाल गलने से पहले ही जल कर राख हो जाए और आप आराम से बैठकर अपनी पाखी को निहारने पर कायदे में रहकर पर मीटिंग संभाल लूँगा। और आप आराम से बैठकर अपनी पाखी को निहारो पर कायदे में रहकर मैं मीटिंग संभाल लूँगा। गंधर्व सीधा होकर बैठ गया और बोला, या ऑफ कोर्स। तभी शिखा ने कहा, सर कुछ ऑर्डर कर दे पहले। दीपक ने शिखा को देखा और बोला, पहले मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, तब तक के लिए कॉफ़ी मंगवा लीजिए। शिखा मुस्कुरा दी और वेटर को बुलाकर सबके लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। अब सब मीटिंग पर ध्यान देने लगे। दीपक ने मीटिंग को संभालते हुए कहा, चलिए हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए आपको सब कुछ समझा देता हूँ। पाखी मुस्कुरा दी और दीपक के साथ मीटिंग के सिलसिले में बात करने लगी। गंधर्व सिर्फ तिरछी नज़रों से अपनी पाखी को ही देख रहा था। पाखी के पास बैठ शिखा मीटिंग के सारे पॉइंट्स को नोट कर रही थी। गंधर्व इस वक्त हाई स्कूल लड़के की तरह लग रहा था जो टीचर की नज़र से बचकर अपने क्रश को निहार रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सब कुछ समझने के बाद दीपक ने कहा, आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाखी ने मुस्कुरा कर कहा, नो मिस्टर दीपक, सब क्लियर है, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इतना बोल उसने एक नज़र गंधर्व को देखा और बोली,
आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा मिस्टर माथुर। गंधर्व ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया और बोला, मैं तो काफ़ी टाइम से आपके साथ काम करना चाहता था, पर कभी मौका ही नहीं मिला। पाखी सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी दीपक ने बात को बदलते हुए कहा, चलिए मीटिंग हो गई है, अब हम वेटर को बुला लेते हैं, थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट तो बनता है। पाखी मुस्कुरा दी तो शिखा ने भी जल्दी से वेटर को बुला लिया। सबने अपना अपना ऑर्डर दिया और बैठकर बातें करने लगे। गंधर्व तो बस अभी भी अपनी पाखी को देख रहा था। दीपक और पाखी आगे की मीटिंग फाइनल करने में लगे हुए थे। शिखा की नज़र एक बार गंधर्व पर अटक गई, पर उसने जैसे ही गंधर्व को पाखी को देखते हुए नोट किया तो उसे कुछ अजीब लगा, पर तुरंत ही वो एक बार फिर मीटिंग के नोट्स बनाने लग गई। थोड़ी देर बाद ही वेटर सबका ऑर्डर लेकर आ गया था। पाखी और दीपक अभी भी बिजनेस के सिलसिले में ही बात कर रहे थे। तभी गंधर्व ने पाखी की तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए कहा, आप कितना काम करती हैं, कुछ खा भी लीजिए। पाखी हैरानी से गंधर्व को देखने लगी, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सैंडविच को ले लिया और खाने लगी। गंधर्व उसे खाते हुए मुस्कुराते हुए देखता रहा। दीपक ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, इस लड़के का पता नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा है ये आज पूरा भांडा खोल कर ही रहेगा। ये सोचकर दीपक ने गंधर्व का हाथ पकड़ा और बोला, सर आप भी कुछ खा लीजिए। गंधर्व ने मुस्कुरा कर कहा, पहले मिस पाखी को खा लेने दीजिए, लगातार काम कर रही हैं, थक गई होंगी। पाखी के गले में जैसे सैंडविच अटक गई। उसने फिर भी बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा हो गया, आप भी खाइए ना। इतना बोल उसने सैंडविच की प्लेट गंधर्व की तरफ बढ़ा दी। गंधर्व ने भी जल्दी से प्लेट ले ली और सैंडविच खाने लगा। दीपक ने जब गंधर्व को खाते हुए देखा तो चैन की सांस ली और खुद भी खाने लगा। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोल वहाँ से चले गए। पाखी से मिलकर गंधर्व के चेहरे की मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं पाखी गंधर्व के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं मिस्टर माथुर को जानती हूँ। गाड़ी में शिखा जो पाखी के पास ही बैठी हुई थी, उसने पाखी को देखकर कहा, मैम मुझे सब कुछ अजीब लगा। पाखी ने शिखा को देखा और बोली, मुझे भी कुछ अलग सा ही लग रहा है। ये नहीं बोलूँगी कि कुछ गलत है, पर कुछ तो है जो मैं चाह कर भी समझ नहीं पा रही हूँ। शिखा पाखी को देखने लगी तो पाखी ने बात को बदलते हुए कहा, इस बारे में सोचना छोड़ो, क्योंकि जो भी है, पर हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहती। हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें इसमें अपना 100% देना होगा। इसे पूरा करने में हम दिन रात एक कर देंगे। शिखा ने फाइल को देखते हुए कहा, क्या मैम ये प्रोजेक्ट भी शोभित सर को दिया जाएगा? पाखी ने एक नज़र शिखा को देखा और नाम में सिर हिला दिया। उसने बिना किसी भाव के कहा, उसको जो अहमदाबाद के बाहर का प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर कर दो। ये प्रोजेक्ट तुम और मैं ही संभालेंगे, मैं इसमें कोई रिस्क नहीं चाहती। शिखा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने हैरानी से कहा, पर मैम वो वाला प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से रुका है, वहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। सर कैसे? शिखा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पाखी ने कहा, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, आगे क्या करना है मैं अपने आप देख लूँगी। शिखा ने हाँ में सिर हिला दिया और एक बार फिर फाइल को चेक करने लगी। पाखी आंखें बंद करके बैठ गई। उसकी आंखों के सामने ना चाह कर भी उस रात की यादें ताज़ा हो गई। पाखी जिसने शायद देखकर भी अपने साथ बिताए उस इंसान का चेहरा नहीं देखा था। पाखी अपने दिमाग पर जोर डालकर उस इंसान का चेहरा याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने खुद का सिर दबाते हुए कहा, मुझे उस इंसान का चेहरा याद क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तो उसका चेहरा देखा था ना, मैं उससे पहले ही वहाँ से निकल आई थी। फिर भी ऐसे कैसे मेरे दिमाग से उसका चेहरा ब्लर हो सकता है? कहीं वो मिस्टर माथुर तो नहीं थे ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो अगर होते तो मेरे सामने ऐसे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। नहीं, बात कुछ और ही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। ये सब सोचते हुए पाखी कब अपने ऑफिस पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस में पहुँचते ही शिखा पाखी के कहने पर शोभित के कैबिन की तरफ चली गई। उसने शोभित के कैबिन का गेट नॉक किया तो अंदर से आलस से भरी आवाज़ आई, कमिंग। शिखा अंदर आई तो शोभित आराम से बैठा कॉफ़ी पी रहा था। शिखा ने उसकी तरफ एक फ़ाइल बढ़ा दी। शोभित ने फ़ाइल लेते हुए कहा, ये क्या है मिस शिखा? शिखा ने उसे फ़ाइल देते हुए कहा, सर
आपको मैम ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया है। शोभित ने एक नज़र फाइल को देखा और बोला, यहीं पर रख दो, मैं चेक कर लूँगा। शिखा ने मुस्कुरा कर कहा, जी पर सर आपको कल से ही इस पर काम शुरू करना है, आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। शोभित ने लापरवाही से हाँ में सिर हिला दिया और कॉफ़ी पीने लगा। शिखा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। शिखा के जाने के बाद शोभित ने उड़ती हुई नज़र उस फाइल पर डाली और उठाकर पढ़ने लगा। जैसे ही उसने फाइल खोल कर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गुस्से से उठा और पाखी के कैबिन की तरफ चला गया। उसने कैबिन का गेट खोला और बोला, व्हाट द हेल इज़ दिस पाखी। पाखी ने बिना किसी भाव के शोभित की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ शोभित, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। शोभित ने गुस्से से गेट को बंद कर दिया और उसके उसके करीब आकर बोला, तुम करना क्या चाहती हो। मुझे ये प्रोजेक्ट देकर तुम मुझे खुद से दूर करना चाहती हो ताकि तुम शांति से रह सको। पाखी ने एक आईब्रो चढ़ाकर शोभित को देखा और बोली, मैं तुम्हारे पास कब रहती हूँ मिस्टर शोभित, और मत भूलो कि तुम घर पर मेरे पति हो, यहाँ पर सिर्फ मेरे नीचे काम करने वाले मेरे एम्प्लॉई हो, और जैसा जिसे मैं चाहूँगी वैसे ही काम दूंगी। शोभित ने आगे आकर गुस्से से पाखी के चेहरे को पकड़ लिया और उसके चेहरे को मसलते हुए बोला, तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हो। तुम पर किसी भी तरह के मेंटली टॉर्चर का असर नहीं हुआ ना। अब तुम्हें टॉर्चर क्या होता है ये मैं दिखाता हूँ। अब तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें चोट दूंगा। इतना बोलो पाखी के होठों की तरफ बढ़ने लगा। पाखी ने शोभित के कंधे को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, शोभित मत बोलो, तुम भी मुझ पर सवारी कर ऊपर उड़ना चाहते थे, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मिस्टर शोभित अपनी हद में रहो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। शोभित पाखी के करीब आया और जबरदस्ती उसके होठों पे किस करने लगा। पाखी के साथ शोभित ने आज पहली बार इस तरह की हरकत की थी। पाखी को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पाखी को शोभित की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा घिन भी आ रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और शोभित के गाल पे एक थप्पड़ लगा दिया। शोभित हैरानी से पाखी को देखने लगा तो पाखी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, स्टे अवे फ्रॉम मी मिस्टर शोभित, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे करीब आने से मुझे खुद से ही घिन आने लगी है। और मत भूलो, वसीयत अपनी जगह मैं तुम्हें बिना डिवोर्स दिए भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अपना काम ना करने पर तुम्हें इस ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंक सकती हूँ। इसीलिए यहाँ पर जिस लिए हूँ वो करो, वरना तुम्हें लाइन पर लाने के तरीके बहुत है मेरे पास। एक बात और शोभित, मुझे कोई मजबूर लड़की समझने की कोशिश करना बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो मुझे से शादी करना तुमको ही भारी पड़ जाए। इतना बोल पाखी ने शोभित को पीछे की तरफ धक्का दिया और अपने कैबिन से बाहर चली गई। शोभित बस गुस्से से अपने दांत पीसता रह गया। शोभित ने खुद को शांत किया। अपने गाल के लालपन को थोड़ा कम होने के बाद वो भी पाखी के कैबिन से बाहर निकल गया और खुद को शांत कर अपने कैबिन में बैठकर फाइल को पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद फाइल पढ़ने के बाद वो भी अपने काम से निकल गया। वक्त निकलने लगा था। पाखी ने शोभित और अंजलि को उनके कामों में इस तरह उलझा दिया था कि अब वो सुकून की सांस ले सकती थी। अब उसने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। ऐसा नहीं था कि उसका दिल नहीं टूटा था, पर इतने वक्त में उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया। अब वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहती थी। वो खुद में और अपने काम में उलझी रहने लगी थी। वहीं गंधर्व के प्रोजेक्ट पर शिखा के साथ ध्यान दे रही थी। वहीं गंधर्व भी प्रोजेक्ट के बहाने पाखी से मिलने लगा था। पाखी अब गंधर्व के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी, पर फिर भी वो उससे दूरी बना कर रखी थी। शोभित भी पाखी को हर तरह से अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था, पर पाखी ने खुद के चारों तरफ बहुत मोटी दीवार बना ली थी, जिसके अंदर झांकना आसान नहीं था और ना ही उसे चोट पहुंचाना आसान था, क्योंकि शोभित के धोखे से वो और भी ज़्यादा कठोर बन गई थी। ऐसे ही 1.5 महीना निकल गया। पाखी रोज़ की तरह अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। तभी उसके सिर में दर्द सा होने लगा। उसको 3-4 दिनों से काफ़ी वीकनेस सी फील हो रही थी। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। कुछ खाती भी तो उसको उल्टी हो जाती, पर पाखी ने काम के चलते इस पर ध्यान नहीं दिया। शिखा भी काफ़ी दिनों से ये सब नोट कर रही थी। उसने परेशान पाखी को देखा और बोली, मैम क्यों ना आप एक बार डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवा लें। मुझे ऐसा लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
पाखी ने एक नज़र शिखा को देखा और बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तुम ऐसा करो, कल की अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दो। शिखा ने मुस्कुरा कर कहा, मैम मैं आज की ही फ़िक्स कर देती हूँ, आप आज ही दिखा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत सच में काफ़ी ख़राब है। पाखी ने सिर्फ अपने सिर को पकड़ते हुए हाँ में सिर हिला दिया और फिर से काम करने लगी, पर उसका जी मिचलाने लगा। वो उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। उसने अपना मन हल्का किया और फिर आकर काम में लग गई। तभी शिखा ने कुछ सोचकर उसके सामने कुछ टॉफ़ी बढ़ा दी। इसे देखकर पाखी के चेहरे पे बच्चों की तरह चमक आ गई। उसने तुरंत ही उठाई और अपने मुंह में रख ली। उसके मुंह में जैसे ही टॉफ़ी का स्वाद आया, उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई। उसने सामने हाथ करते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या ये और हैं? ये सच में बहुत टेस्टी हैं, मुझे और चाहिए। शिखा ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स में से और टॉफ़ी निकाल कर पाखी के सामने रख दी और बोली, अभी तो इतनी हैं, पर अगर आप कहेंगी तो मैं आपके लिए और ला दूँगी। पाखी ने एक और टॉफ़ी अपने मुंह में रखते हुए कहा, ओके। शिखा ने इतने वक्त बाद पाखी को इतना मुस्कुराते हुए देखा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैम मुझे ऐसा लगता है आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पाखी फिर से फाइल पढ़ते हुए बोली, कोई डील फाइनल हो गई है क्या, या फिर शोभित ने वो प्रोजेक्ट पूरा कर दिया है? शिखा ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। पाखी ने एक नज़र शिखा को देखा और बोली, फिर क्या हुआ है? शिखा ने खड़े होते हुए कहा, मैम मैं डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देती हूँ। पाखी ने हाँ में सिर हिला दिया। शिखा ने अपॉइंटमेंट फ़िक्स की और फिर से अपना काम करने लगी। तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। शिखा ने अपना फ़ोन देखा तो एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। शिखा ने मुस्कुराकर पाखी की तरफ देखा और बोली, मैम मुझे लग रहा है कि हमारा काम पूरा हो चुका है। पाखी शिखा का मतलब समझकर मुस्कुरा दी। शिखा ने फ़ोन उठाया और बोली, हाँ बोलो, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आई। शिखा ने तुरंत ही फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से रोते हुए कहा गया, मैडम प्लीज़ मेरे परिवार वालों को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। शिखा ने आराम से बैठते हुए कहा, पहले ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? दादाजी को तुमने क्यों मारा? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, शोभित साहब ने कहा था। शिखा ये सुनकर हैरान हो गई। उसने हैरानी से पाखी को देखा, जिसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से सब जानती थी। शिखा ने जल्दी से कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? केयरटेकर ने तुरंत कहा, वो उस रात को आपका फ़ोन आया था। उन्होंने काफ़ी देर बड़े साहब से बात की, जिस वजह से साहब का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वो बेचैन हो उठे थे। शोभित साहब के हंसने की आवाज़ उतनी ही बढ़ रही थी। बड़े साहब ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। उनके हाथ पैर कांप रहे थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे पाखी मैम को फ़ोन मिलाने के लिए कहा। मैं उन्हें फ़ोन मिला ही रहा था कि एक बार फिर शोभित साहब का फ़ोन आ गया। मैं पहले मालिक को फ़ोन देने वाला था, पर साहब को समझाने के लिए मैंने ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, आप कल बात करना। पर साहब ने एक गोली का नाम बताया और बोले, इसे अपने मालिक को दे दो। दवाई का नाम सुनते ही मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि शायद वो भूल गए हैं कि वो कौन है, और मेम साहब उन पर आंखें बंद करके विश्वास करती हैं। वो 1 मिनट में मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, और यही नहीं, वो मुझे जेल भी पहुंचवा सकते हैं। मैं डर गया था मैडम, मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली और साहब को वो दवाई दे दी। शिखा ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अच्छे से जानते थे ना कि वो दवाई हार्ट के पेशेंट के लिए कितनी खतरनाक है? केयरटेकर रोने लगा। तभी शिखा ने पाखी की तरफ देखा, जो लाल आंखें लिए गुस्से से फ़ोन को ही घूर रही थी। पाखी ने गुस्से से कहा, इसे बंदी बना कर रखो, अभी तो और सबूत शोभित के खिलाफ इकट्ठे करो, फिर एक बार भी ही उसे जेल की हवा खिलाओ, क्योंकि वो जो उसने करवाया है खुद नहीं किया तो उसे ज़्यादा दिनों की सज़ा नहीं होगी। मुझे उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। दूसरी तरफ बिना कुछ कहे कॉल कट हो गया। फ़ोन कट होते देख पाखी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने शिखा से कहा, बहुत गलत डिसीजन लिया है मैंने अपनी ज़िंदगी का। मेरे एक डिसीजन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तक शिखा पाखी से काफ़ी करीब आ गई थी। उसने कंधे पर हाथ रखा और बोली, सब सही हो जाएगा मैम, आप चिंता मत कीजिए। पाखी ने उसकी बात सुनी और अपने आंसू साफ कर
हल्के से मुस्कुरा दी। शिखा ने बात बदलते हुए कहा, चलिए आपके अपॉइंटमेंट का समय हो गया है, आप डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, मुझे अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और शिखा को काम बताकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर ओमावती किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, सर आप तो कह रहे थे कि पाखी जी की लव मैरिज हुई है, पर मुझे यहाँ पर लब के अलावा सब कुछ दिखाई देता है। दीपक ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा, यही तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है। पाखी अपने ऑफिस में लगी रहती है, वहीं उसने शोभित को ऐसी जगह पे फंसा दिया है जहाँ से उसका निकलना सहज नहीं है। आखिर पाखी और शोभित करना क्या चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों के बीच का सस्पेंस मुझे या तो पागल कर देगा या मार देगा। ऊपर से वो गंधर्व जितना बार भी पाखी से मिलता है उतना ही उसका यकीन बदल जाता है। ओमावती ने कहा, मुझे ऐसा लगता है सर, पाखी बहुत बड़ी साजिश का शिकार है। जहाँ तक मैंने पता लगवाया है, यहाँ पर दोनों के बीच कोई दादाजी की वसीयत का चक्कर है। ओमावती की बात सुनकर दीपक ने परेशानी से कहा, वसीयत मतलब? मैं समझा नहीं। ओमावती ने कहा, मरने से पहले दादाजी वसीयत में लिख कर गए थे कि अगर 5 साल से पहले पाखी जी अपने पति से डिवोर्स लेती हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। दीपक ने जैसे ही ये सब सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, और कहीं ऐसा तो नहीं ये बात शोभित को पहले ही पता चल गई हो, उसने पाखी को फंसाने के लिए प्यार का जाल बिछाया हो। ओमावती ने भी कन्फ्यूजन से कहा, अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुत कम घर आते हैं, और आते भी हैं तो अलग अलग कमरे में ही रहते हैं। दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं होती। ज़्यादा ताक झांक करूँगी तो लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे ये काम कर रही हूँ। दीपक ने कुछ सोचकर कहा, तुम बस यहाँ पर नज़र रखो, पाखी का ध्यान रखो, मैं अपने तरीके से सब कुछ पता करवाता हूँ। इतना बोल उसने फ़ोन कट कर दिया। ओमावती ने फ़ोन को देखकर एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। इधर दीपक ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, सच पता लगाना होगा पाखी, दादाजी की वसीयत के बारे में। अब तो सब कुछ पता करके रहूँगा। अगर सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा ही हुआ तो मेरे दोस्त को उसके प्यार से कोई अलग नहीं कर पाएगा। इतना बोलो मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। पाखी हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उसकी कुछ टेस्ट करवाए थे। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा, मिसेस पाखी आप प्रेग्नेंट हैं। पाखी आंखें फाड़े डॉक्टर को देखने लगी। उसने हैरानी में ही कहा, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? डॉक्टर उसकी बात सुनकर खुद हैरान हो गई। पाखी को समझ नहीं आया उसने क्या बोल दिया, तो जल्दी से बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है मैं कब से प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कितना टाइम हो गया। डॉक्टर को थोड़ी सी हैरानी हुई, पर उसने तुरंत ही कहा, आपको साइकिल मिस हो गया है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आप लगभग 2.5 मंथ प्रेग्नेंट हैं। पाखी के दिमाग में अचानक ही उस रात का एहसास गुजर कर चला गया। उसने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और अपनी रिपोर्ट लेकर वहाँ से जाने लगी। डॉक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, मिसेज पाखी आपको कुछ दवाइयाँ लेनी होंगी और 3 मंथ पर आपके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। आपको 2 वीक बाद फिर आना होगा। अगर आप चाहें तो अपने हस्बैंड के साथ 1-2 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाने आ सकती हैं। हम बच्चे को ऑब्जर्व कर लेंगे। पाखी ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया, पर कैबिन से बाहर निकलने से पहले ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने पलटकर डॉक्टर को देखा और बोली, मैं ये बच्चा अवॉर्ड करना चाहती हूँ। डॉक्टर आंखें फाड़े पाखी को देखने लगी। उसने खुद को नॉर्मल किया और बोली, पर पाखी ने बिना किसी भाव के कहा, डॉक्टर आपसे जितना कहा है आप सिर्फ उतना कीजिए, मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और पाखी को बैठने का इशारा कर दिया। पाखी एक बार फिर डॉक्टर के सामने आकर बैठ गई। डॉक्टर ने पाखी के सामने पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, आपकी उम्र 28 है। आपकी बॉडी शायद इस 2.5 महीने के अबॉर्शन झेल नहीं पाएगी। हो सकता है आगे चलकर आपकी अगली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाए, या फिर इसके बाद आप कभी मां ना बन पाएँ। पाखी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, जब मेरे ही घर में मेरी ही प्रॉपर्टी के लिए
मुझे और मेरे अपनों को मारने के लिए दुश्मन बैठे हों, तो फिर कैसे मैं इस नन्ही सी जान को दुश्मन का शिकार क्यों बनाऊं? मैं ये सब देखने के लिए इसे दुनिया में आने ही नहीं दूंगी। ये बोल उसने अपनी आंखें खोली और डॉक्टर को देखकर बोली, आपको जो भी ज़रूरी टेस्ट करने हैं आप करके देख लीजिए। डॉक्टर ने देखा। जब पाखी ने मन पक्का कर लिया है तो उन्होंने कहा, ठीक है, फिर आप अभी एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। उसके बाद कुछ टेस्टिंग के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप ये बच्चा रख सकती हैं या नहीं। पर अगर आपकी जान को या आपके साथ कोई भी रिस्क होता है तो मैं अबॉर्शन नहीं करूँगी। पाखी ने बिना किसी भाव के हाँ में सिर हिला दिया और डॉक्टर ने उसे थोड़ी देर बाहर बैठने का इशारा कर दिया। पाखी ने अपनी रिपोर्ट ली और बाहर जाकर वेटिंग रूम में बैठ गई। वो बार बार उन रिपोर्ट्स को देख रही थी, पर जितना वो उन रिपोर्ट्स को देख रही थी उसकी आंखों में दर्द, माँ का दर्द साफ नज़र आ रहा था। पर इस वक्त उसको और उसकी मेंटल हेल्थ को समझने वाला कोई भी नहीं था। उसने नम आँखों से अपने पेट पे हाथ रख कर कहा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं जिससे प्यार करती हूँ, उसने उम्मीद रखती हूँ, वही मुझे छोड़ कर चला जाता है। पहले मेरे माँ पापा, फिर दादू, और जिससे प्यार किया वो भी धोखेबाज निकला। मैं तुम्हें भी खुद के करीब रख कर तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसीलिए पहले ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी मैं अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लड़ पाऊँगी? मैं तुम्हें इस दुनिया में लाकर मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तुम्हारे लिए पल पल मौत के डर के साथ रहने से अच्छा है मैं एक बार में ही अपनी दुनिया से वापस भेज दूं तुम्हें। ये सोचते हुए पाखी की आंखों में से आंसू निकल उसके चेहरे पे जगह बना गए। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बोली, बच्चा, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो तुम ही मेरी दुनिया में आना। जानती हूँ मैं एक डर की वजह से गलत कर रही हूँ, पर नहीं चाहती कि मैं तुमसे और ज़्यादा जुड़कर दूर हूँ। बहुत उलझी है मेरी ज़िंदगी, मैं नहीं चाहती तुम भी उस सब में उलझ जाओ। पाखी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स आई और उसे अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर चली गई। डॉक्टर ने जेल लगाकर जैसे ही पाखी के पेट पे मशीन रखी, हल्की हल्की सी बीप की आवाज़ पाखी के कानों में सुनाई देने लगी। पाखी की नज़र खुद ही उस तरफ चली गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पाखी की तरफ देखा और बोली, ये आपको बीप सुनाई दे रही है ना, ये बच्चे की धड़कन है। डॉक्टर ने और फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारा बच्चा है। पाखी ने डॉक्टर के बताए हुए डॉट पर देखा, पर उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। पर दिल में कितनी भावनाओं ने जन्म ले लिया ये बताना भी आसान नहीं था। पाखी ने कुछ भी ना बोलने पर डॉक्टर एक बार फिर मशीन की तरफ देखने लगी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कर सब कुछ चेक किया और पाखी को टिश्यू पेपर देकर साथ चलने का इशारा कर दिया। पाखी अपना पेट साफ कर बाहर आई तो डॉक्टर ने कहा, मेरी आपको अभी भी यही एडवाइस है कि आप अबॉर्शन ना करवाएं। अगर फिर भी आप करवाना चाहती हैं तो मुझे उससे पहले आपके कुछ टेस्टिंग करनी है। पाखी ने कहा, आप टेस्टिंग बता दीजिए, मैं कल आपसे आकर मिलती हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और टेस्टिंग लिखकर पाखी के हाथ में पेपर पकड़ा दिया। पाखी भी उस कागज़ को देखते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गई। पाखी ने लैब में जाकर सब रिपोर्ट्स करवा ली। कल रिपोर्ट्स मिलने का सुन वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई। पाखी खुद में ही बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। वो खुलकर रोना चाहती थी, पर चाहकर भी रो नहीं पा रही थी। पाखी के दिल दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। वो कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसने रिपोर्ट्स पास वाली सीट पर रखी और गहरी सांस लेकर ड्राइव करने लगी। वो घर नहीं जाना चाहती थी। वो ऐसे ही अहमदाबाद की सड़कों पे भटक रही थी। उसके पास आज कोई मंजिल नहीं थी। वो अभी एक पावरफुल बिजनेस वूमेन नहीं थी। वो आज एक हारी हुई माँ थी जो अपने बच्चे को खोने के डर से उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी। उसके दिल की तकलीफ़ सिर्फ एक माँ ही समझ सकती थी।
पर फिलहाल उसे समझने वाला कोई नहीं था। वो सही से एक फैसला नहीं ले पा रही थी। आज उसके पास अपना कोई नहीं था जिससे वो अपना दिल हल्का कर सके। पाखी का दिल रो कर बोल रहा था, मत कर एक मासूम की ज़िंदगी को ख़त्म। पता है किसका वजूद है, नहीं जानती हूँ, पर वो फिर भी तुम्हारा अंश है। कोई नहीं कहने को अपना क्या पता, यही तेरे जीने का सहारा बन जाए। पाखी के दिमाग ने कहा, क्या मिलेगा उसे इस दुनिया में आकर? सिर्फ धोखा। तुम्हें भी तो सिर्फ धोखा ही मिला है प्यार में, रिश्तों में। क्या पता वो इसे भी ना छोड़े। पाखी के दिल ने बात काटते हुए कहा, तो छल भी खुद तुमने ही क्या था उसके साथ? तुमने ही उसे पाने के लिए उस अंजलि को धमकी दी थी ना। पाखी का दिमाग गर्म हो गया। उसने गुस्से से कहा, अपने प्यार को पाने की कोशिश हर कोई करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला किसी से प्यार होते हुए भी तुम्हारी ज़िंदगी में पैसों के लिए आ जाए। वो चाहता तो पाखी को मना कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने पाखी को मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश की और दादू वसीयत न बदल दी, इसीलिए उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। क्या ये सही था? पाखी के दिल ने भी ताव में आकर कहा, हाँ पता है वो गलत था, पर क्या शोभित के रिजेक्शन को ये अपना पाती? क्या ये शोभित और अंजलि के करियर को बर्बाद नहीं करती? पाखी का दिमाग निःशब्द हो गया, पर फिर भी उसने कहा, पर इतना बुरा फिर भी करती जितना शोभित ने पाखी के साथ किया है। पाखी इतनी उधेड़ बुन में लगी हुई थी, उसका ध्यान रास्ते पे जैसे था ही नहीं। वो बस अपनी सोच में गुम गाड़ी चला रही थी। उलझन में उलझी पाखी अहमदाबाद का लगभग आधा चक्कर लगा चुकी थी। पाखी के दिल ने एक बार फिर कोशिश की और बोला, तुम किसी के किए की सज़ा इस मासूम को मत दो। तुम एक माँ बनने वाली हो और माँ के पास इतनी ताकत होती है, वो अपने बच्चे की हर बुरी नज़र से रक्षा कर सकती है। और पाखी तुम भी ऐसा कर सकती हो। मत करो इस मासूम को खुद से दूर। पाखी की नज़र अपने आप ही सीट पर रखी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर चली गई, जिसमें उस मासूम की पहली झलक थी। ना चाहकर भी पाखी की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया और वो अपनी पूरी जान लगाकर चीख पड़ी। इस बीच गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। वो होश में आकर गाड़ी संभाल पाती, उससे पहले ही उसकी गाड़ी सामने आती गाड़ी से टकरा गई। आंसुओं से धुंधली होती आंखों के सामने स्टीयरिंग से टकराने की वजह से अंधेरा छा गया था। सामने गाड़ी में बैठा इंसान एकदम से हैरान हो गया। वैसे तो उसने एक्सीडेंट से बचने की काफ़ी कोशिश की थी, पर फिर भी बचा नहीं सका। सीट बेल्ट पहनने वाले की वजह से उसकी गाड़ी का बैलून सेफ्टी फीचर ओपन हो गया था, इसीलिए उसे चोट नहीं आई थी। पर सामने वाले के बारे में सोच उसने खुद को संभाला और अपनी गाड़ी से उतरकर पाखी की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला और पाखी के सिर को उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। पाखी को इस हाल में देख उस इंसान के चेहरे पे दर्द दिखने लगा। उसने हल्के से पाखी के गालों को थपथपाते हुए कहा, पाखी ओपन द आइज। आप ठीक हो ना पाखी? पाखी ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उस इंसान ने पाखी को आराम से उसकी गाड़ी में से अपनी बाहों में लिया और अपनी गाड़ी में लेकर आ गया। उसने पाखी को आराम से पीछे बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। इधर अंजलि अपना सूरत का काम पूरा कर दूसरी जगह जाने से पहले अहमदाबाद के घर पर शोभित से मिलने आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। अंजलि ने शोभित के हाथों से साथ खेलते हुए कहा, शोभित मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मेरी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती है। शोभित ने परेशानी से कहा, क्या हुआ? तुम्हें पाखी ने ज़्यादा परेशान कर रखा है क्या? रुको, मैं उसे आज नहीं छोड़ने वाला। अंजलि ने कुछ सोच कर कहा, मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा है। मेरा साइकिल भी इस बार मिस हो चुका है। अंजलि की बात सुन शोभित उसे हैरानी से देखने लगा तो अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है हमें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये सुन शोभित जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, पर क्या तुमने चेक किया है? अंजलि ने ना में सिर हिला दिया और बोली, अभी काम में ज़्यादा उलझी हुई थी,
इसीलिए इस बारे में सोच नहीं पाई थी। शोभित ने कपड़े पहनते हुए कहा, तो अब देर किस बात की है, जल्दी चलो। अगर जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही कुछ हुआ तो मैं सच में आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें इसके बाद काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा। अंजलि ने शोभित के हाथ को पकड़ा और प्यार से बोली, शोभित, सब कुछ छोड़ दो ना, हम खुशी से ज़िंदगी जीते हैं ना, मैं, तुम और हमारा अंश। ये सुन शोभित का मुंह बन गया, पर फिर भी उसने मुस्कुराकर अंजलि के हाथ को थामा और उसके हाथ पे किस करके बोला, ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ और अब तुम मुझे पीछे हटने के लिए कैसे कह सकती हो। अब पीछे हटने का मतलब है पाखी को हमें सज़ा देने का मौका देना। पाखी को मैं कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। अब तक सिर्फ तुम्हारा बदला लेना था, पर अब उसने अपनी भी बेइज्जती का भी बदला लेना है, उसका घमंड चूर चूर करना है। अंजलि ने शोभित को समझाते हुए कहा, पाखी वैसे ही हमें नहीं छोड़ेगी। अगर हम बैक आउट कर जाते हैं तो क्या पता पाखी हमें माफ़ भी कर दे। प्लीज़ शोभित, हमारे लिए। शोभित ने अंजलि के माथे पे किस किया और बोला, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इतना बोल उसने अंजलि के हाथ को थामा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इधर वो इंसान पाखी को उसी हॉस्पिटल में लेकर आ गया था जिसमें उसने अपना चेकअप करवाया था। उसने हॉस्पिटल में आते ही पाखी को स्ट्रेचर पर लिटा दिया और डॉक्टर को बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आई और पाखी को देखकर हैरानी से बोली, मिसेस पाखी। पर ये तो, उस इंसान ने घबराते हुए कहा, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, प्लीज़ जल्दी से इनका इलाज कीजिए, इन्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। डॉक्टर ने उस इंसान की घबराहट देखी और हाँ में सिर हिला दिया। उसने वार्ड बॉय को पाखी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पाखी का चेकअप करने के बाद बाहर आई तो वो इंसान जल्दी से डॉक्टर के पास आया और परेशानी से बोला, वो पाखी कैसी है, वो ठीक है ना। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और सामने खड़े इंसान को देखकर परेशानी से बोली, वैसे तो उन्हें कोई गहरी चोट नहीं आई है, बस सिर पर हल्की सी चोट लगी है, 1-2 दिन में वो भी सही हो जाएगी। अगर आप चाहें तो उन्हें डिस्चार्ज करा सकते हैं, पर एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, आपको अपनी वाइफ का इस हाल में ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही आप दोनों के बच्चे की जान खतरे में डाल सकती हैं। वो इंसान आंखें फाड़े डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर ने पाखी का ध्यान रखने का कहा और वहाँ से जाने लगी। फिर कुछ सोचकर रुकी और बोली, नहीं जानती आपकी वाइफ क्यों इस बच्चे को नहीं रखना चाहती, पर आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, अगर अभी उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया तो शायद ही वो कभी माँ बन पाएँ। आपको अपनी वाइफ को आराम से समझाना चाहिए। वो इंसान बहुत ज़्यादा हैरान था, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, उसकी आंखों में नमी आ गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद एक नर्स आई और एक पेपर उस इंसान के सामने देकर बोली, आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। वैसे आपका नाम क्या है? उस इंसान ने खुद को संभाला और बोला, गंधर्व माथुर। इतना बोल उसने उस फॉर्म को देखा और उसे भरकर उसने नर्स को दे दिया। नर्स के जाने के बाद वो इमरजेंसी वार्ड के गेट पे खड़ा बेहोश पाखी को देखने लगा। गंधर्व ने शीशे पे हाथ रखा और नम आँखों से बोला, मुझे लग रहा है बस मेरे इस अनजाने इश्क का सफ़र यहीं पे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब तुम मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हो। ये बोलते हुए उसकी आंखों में से 2 बूंद आंसू निकलकर उसके गाल पर जगह बना गए थे। वो पाखी को देख ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा तो दीपक कॉलिंग लिखा आ रहा था। गंधर्व ने अपना फ़ोन उठाया और दीपक की बात बिना सुने बोला, दीपक अब पाखी की ज़िंदगी के बारे में जानना बंद कर दो। वो अब मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, वो किसी और की अमानत है। दीपक ने परेशानी से कहा, ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ पता चला है जो तेरा जानना बहुत ज़रूरी है। तू ये बता, तू है कहाँ? गंधर्व ने बिना किसी भाव के कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। दीपक ये सुनकर एकदम परेशान हो गया। उसने परेशानी से कहा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? कौन से हॉस्पिटल में हो? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ। गंधर्व की नज़र पाखी पे चली गई। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, पर पाखी को चोट लगी है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे ही लेकर आया था। दीपक ने बात को समझते हुए कहा, ठीक है, तुम वहाँ से फ्री होकर जल्द से जल्द आना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है।
गंधर्व ने पाखी को देखते हुए कहा, किस बारे में? दीपक ने गहरी सांस ली और कहा, गंधर्व, तुम्हारा शक सही था। पाखी और शोभित के बीच में कुछ भी सही नहीं है। शोभित सिर्फ पाखी की प्रॉपर्टी के पीछे पागल था। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए पाखी से शादी की थी। पाखी को सच्चाई पता चल गई है, पर दादाजी की वसीयत के हिसाब से पाखी उससे 5 साल तक डिवोर्स भी नहीं ले सकती, वरना उसका सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा। गंधर्व ने जैसे ही ये सब सुना, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। वो 2 कदम पीछे ही लड़खड़ा गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुमने सब सही से पता करवाया है ना? दीपक ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, सब कुछ मैंने खुद से क्रॉस चेक किया है। गंधर्व ने परेशानी से कहा, शायद इसीलिए वो बच्चे को नहीं रखना चाहती है। वो बहुत टूट गई है शोभित के इस धोखे से। दीपक ने हैरान होते हुए कहा, तुम क्या बोल रहे हो? शोभित ने शायद आज तक पाखी को हाथ भी नहीं लगाया है। वो तो किसी और से प्यार करता है, शायद पाखी की पहली सेक्रेटरी से प्यार करता है। और तो और वो दोनों एक घर में रहकर कभी एक कमरे में भी नहीं रहे हैं। दीपक की बात सुन गंधर्व कुछ सोचते हुए बोला, दीपक, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? क्योंकि तुम्हारी बात का ये मतलब निकलता है कि पाखी की कोख में मेरा। दीपक गंधर्व की बात सुनकर चुप हो गया। उसने कुछ सोच कर कहा, कोई उम्मीद तो नहीं देना चाहता, पर शायद हाँ, तुम सही हो। लेकिन मैं एक बार फिर अपनी तरफ से कंफर्म करना चाहूँगा। गंधर्व ने गहरी सांस ली और बोला, शोभित, जितनी जल्दी हो सके मुझे सब पता करके बताओ, क्योंकि अगर ये सब सच हुआ तो अब गंधर्व माथुर का असली चेहरा देखेगा हर कोई, चाहे वो शोभित हो या पाखी। ये बोलते हुए ही गंधर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। दीपक ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। गंधर्व एक बार फिर पाखी को देखने लगा। अब उसकी आंखें पाखी के लिए फिक्र के साथ गुस्सा भी थी। इधर अंजलि और शोभित भी हॉस्पिटल आ गए थे। शोभित ने रिसेप्शन पे खड़ी होकर अंजलि के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया था। तभी एक नर्स आई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, पाखी मल्होत्रा की रिपोर्ट आनी थी, वो आ गई क्या? रिसेप्शनिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया और डेस्क में से एक रिपोर्ट निकालकर नर्स के हाथ में दे दी। पाखी का नाम सुनते ही शोभित और अंजलि उस तरफ देखने लगी। शोभित ने नर्स को रुकने का इशारा किया और बोला, आप पाखी मल्होत्रा की बात कर रही हैं? नर्स ने ऊपर से लेकर नीचे तक शोभित को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। शोभित ने जल्दी से कहा, मैं उनका पति हूँ। क्या हुआ है मेरी वाइफ को? नर्स ने हैरानी से शोभित को देखा और बोली, आप हैं उनके पति? शोभित ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। तो नर्स ने कहा, आपकी पत्नी है और आपको ही नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है? शोभित ने झिझकते हुए कहा, अगर पता होता तो आपसे क्यों पूछता? नर्स ने कुछ देर सोचा और बोली, उनका एक्सीडेंट हुआ है, आप आइए मेरे साथ। शोभित ने बिना एक पल गंवाए हाँ में सिर हिला दिया और नर्स के पीछे चलने लगा। अंजलि ने शोभित का हाथ पकड़ना चाहा तो शोभित ने धीरे से अंजलि से कहा, तुम डॉक्टर को दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। पाखी को देखकर अंजलि कुछ कहना चाहती थी, पर शोभित ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और वहाँ से चला गया। अंजलि ने उसको जाते देख गहरी सांस ली और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर की कैबिन की तरफ चली गई। शोभित ने चलते हुए कहा, वैसे ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? नर्स ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, यह आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। शोभित हैरानी से नर्स को देखने लगा तो नर्स ने आगे कहा, वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। तो डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट करवाई हैं, वही है। शोभित की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसके चेहरे पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो अब पाखी को अच्छा सा सबक सिखाना चाहता था। तभी नर्स रुकी और इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा करके बोली, वहाँ पर आपकी वाइफ एडमिट है, आप जाकर मिल लीजिए। मुझे डॉक्टर के कैबिन में जाना है, मैं चलती हूँ। इतना बोल वो वहाँ से चली गई। शोभित जब इमरजेंसी वार्ड के सामने आया तो एक आदमी इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़ा होकर अंदर की तरफ देख रहा था। शोभित उसके सामने आया और बोला, जी आप कौन हैं? आपके बारे में जान सकता हूँ? और आप मेरी बीवी के रूम से बाहर खड़े होकर उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? गंधर्व ने एक नज़र शोभित को देखा और फिर बोला, आप शोभित हैं? गंधर्व की बात सुनकर शोभित मुस्कुराया और बोला, जी मैं शोभित, जिसे आप निहार रहे हैं ना, उसी का पति हूँ। गंधर्व ने कुछ नहीं कहा,
पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे शोभित नहीं देख पाया था। उसने गंधर्व को देखा और बोला, आप साइड हटिए, मुझे अपनी बीवी को देखना है। गंधर्व हटना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वहाँ कोई तमाशा ना हो, इसीलिए एक साइड हो गया। शोभित अंदर कमरे में आ गया, जहाँ पर पाखी को अभी अभी होश आया था। शोभित उसके पास आया और हल्के गुस्से से बोला, तो कैसी है मेरी बीवी? पाखी ने एक नज़र शोभित को देखा और नजरें फेर ली। शोभित उसके करीब आया और बोला, पाखी, तुम तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा गई गुजरी निकली। कम से कम मैं तो था तुम्हारे सामने, मैं जो था वो तुम्हारे सामने तो था, पर तुमने तो मेरी पीठ पीछे ही रंग रलियाँ मनाना शुरू कर दी। किसके साथ तुमने अपना मुंह काला किया? आखिर किसका गंदा खून अपने पेट में लेकर घूम रही हो? क्योंकि मैंने तो आज तक तुझे छुआ भी नहीं, तो फिर ये किसकी गंदगी है? ये सुन पाखी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। उसने गुस्से से कहा, शोभित, अपनी जबान को लगाम दो। शोभित ने दांत पीसते हुए कहा, अपनी जबान को लगाम क्यों दूं? जब मैंने अपनी अंजलि को प्यार किया तो मैं धोखेबाज था, और जब तुम अपना मुंह काला कर रही है तो तू कौन है? किसी को रख। इससे ज़्यादा शोभित तो कुछ बोल पाता। पाखी गुस्से से उठ बैठी। उसने शोभित के गाल पे एक चांटा जड़ दिया और गुस्से से कहा, शोभित, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी ये तुम सोच भी नहीं सकती। शोभित अपने गाल पे हाथ रख गुस्से से बोला, पाखी, पर जो तुमने किया है ये ठीक नहीं है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तेरी इज्जत को पूरे अहमदाबाद में ना तार कर दिया तो मेरा नाम भी शोभित नहीं, फिर तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। पाखी ने गुस्से से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ कह दो सबसे कि ये तुम्हारी औलाद नहीं है। मैं भी कह दूंगी कि तुम एक नामर्द थे, तुमसे औलाद की उम्मीद कैसे रखी जा सकती थी। शोभित का ये सुनना था कि उसने आगे आकर पाखी के चेहरे को पकड़ा और उसके चेहरे को दबाते हुए कहा, नामर्द नहीं हूँ मैं, मेरा भी अंश मेरी अंजलि की कोख में पल रहा है। अब तो इंतजार खुद के बर्बाद होने का कर। इतना बोल उसने पाखी के चेहरे को छोड़ा और वहाँ से जाने लगा। गंधर्व जो पाखी को होश में आता देखकर अंदर आ रहा था, उसके कानों में जब ये बात पड़ी तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसको वो रात याद आई जब उसने पाखी को अपना बनाया था। वो तुरंत पीछे हो गया। उसकी आंखों में नमी आ गई, उसके चेहरे पे खुशी थी। उसने कांपते होठों से कहा, तो क्या ये सच में मेरा ही बच्चा है, मेरा अंश पाखी की कोख में सांसें ले रहा है? गंधर्व के चेहरे पे हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। वो खुश हो ही रहा था कि शोभित गुस्से से गेट खोल कर आया और गंधर्व को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अंदर पाखी फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने पेट में मारते हुए बोली, क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आना चाहते हो? सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती सिवाय बदनामी और गालियों की। क्यों मेरे साथ तुम भी खुद को तकलीफ़ में डालना चाहते हो? नहीं चाहती किसी को भी अपने करीब आने देना, क्योंकि जो भी करीब आता है वो धोखा देकर चला जाता है। तुम भी दे जाओगी, इसीलिए तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। इतना बोल पाखी अपने पेट पे मारते हुए रोने लगी। गंधर्व जो पाखी को सब कुछ बताने आया था, पाखी की हरकत देख उसकी आंखों में नमी और खुशी की जगह अचानक ही गुस्से ने जन्म ले लिया। वो जल्दी से आगे आया, उसने पाखी के हाथ को पकड़ लिया। उसने अपने दांत पीसते हुए अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, मिसेज पाखी, ये क्या कर रही हैं आप? पाखी ने एक नज़र गंधर्व को देखा और उसने अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर गंधर्व ने उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया। पाखी ने गुस्से से कहा, मिस्टर गंधर्व, मुझसे दूर रहिए आप, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, आप मुझे ऐसे कैसे छू सकते हैं? गंधर्व ने पाखी के हाथ को छोड़ दिया और पाखी को देखकर कहा, जानता हूँ कोई रिश्ता नहीं है आपका, पर मैं आपको ये गुनाह करने नहीं दूंगा। आप अपनी परेशानियों से लड़ने की जगह एक मासूम को चोट पहुँचा रही हैं। पाखी आंखें बड़ी करके गंधर्व को देखने लगी तो गंधर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर पहले आपका पति समझकर डॉक्टर ने बताया था। पाखी ने कुछ नहीं कहा और
शांत होकर बैठ गई। उसकी आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। उसने अपने पेट को अपनी बाहों में भर लिया और सिसकने लगी। गंधर्व ने एक नज़र पाखी पर डाली और कमरे से बाहर आ गया। उसने दीपक को फ़ोन मिलाया और बोला, शोभित की कमजोरी का पता लगाओ। मैं अब उसे पाखी की ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ। अब मैं पाखी को अपना बना कर रहूँगा किसी भी हाल में। बहुत खेल खेल लिया सबने मेरी ज़िंदगी के साथ। अब गंधर्व माथुर खेलेगा सबकी ज़िंदगियों से। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग सा जुनून दिखाई दे रहा था। दीपक कुछ कहता उससे पहले गंधर्व ने कहा, दीपक, अब मैं हर एक को उसके किए की सज़ा दूंगा, चाहे वो शोभित हो या पाखी। अब सब भुगतेंगे अपने किए की सज़ा। इतना बोल उसने दीपक की बिना कोई बात सुने कॉल कट कर दिया और शीशे से सिसकती हुई पाखी को देखने लगा। दोस्तों, कमेंट करके बताना ज़रूर आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि कहानी का कोई भी चैप्टर आप लोगों से ना छूटे।